नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का स्वागत है मेरे खास कार्यक्रम पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में। राजनीति में हत्याएं आम हैं। दावा यहां तक होता है कि कई बड़े नेता लोगों की लाशों को सीढ़ी बनाकर सत्ता तक पहुंचते हैं। अब इस दावे की सच्चाई मैं ज्यादा उजागर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको गुजरात फाइल्स की एक और अहम कड़ी के बारे में बताने जा रहा हूं अपने इस कार्यक्रम में। इससे आप समझ पाएंगे कि पीपल और पॉलिटिक्स की अहम कड़ियां क्या होती हैं, किस तरह से एक काम करता है। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपका ध्यान भटकेगा तो मामला बिगड़ जाएगा। 3 नवंबर 2018 को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और उनके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की कथित हत्याओं से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मामले में महत्वपूर्ण गवाह ने बड़े बड़े खुलासे किए थे। खुलासे ऐसे जो चौंकाते हैं, खुलासे ऐसे जो गुजराती लॉबी को बेनकाब करते हैं। एक बड़ा खुलासा। ये खुलासा क्या था? सवाल यह भी है इस दौरान कि शेख, कौसरबी और प्रजापति को जानने वाले शख्स को अब मौत का डर क्यों सता रहा है। अभी एक महीने पहले ही 17 मई को सोहराबुद्दीन शेख, कौसरबी और तुलसीराम प्रजापति की हत्याओं के गवाह आजम खान को उदयपुर सेंट्रल जेल से अजमेर जिले के घोघरा में उच्च सुरक्षा वाली जेल में भेज दिया गया। खान के एक रिश्तेदार कहते हैं कि उदयपुर में अचानक पुलिस ने उन्हें फोन किया और बताया कि आधे घंटे बाद खान को अजमेर शिफ्ट किया जाएगा, अजमेर जेल में शिफ्ट किया जाएगा। क्यों? क्या ये सब उनके विस्फोटक दावों की वजह से है, जो खान ने 3 नवंबर 2018 को मुंबई में मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो अदालत के सामने किए थे? क्योंकि उसी महीने बाद में खान की बीवी रिजवाना खान ने राजस्थान हाई कोर्ट में अपने पति के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, और इसमें उन्होंने कहा था कि उसका तबादला न किया जाए और उसे और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए। उसको मौत का डर था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि खान और उसके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, डराया जा रहा है, जान से मारने के लिए कहा जा रहा है, और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उसे रास्ते में तुलसीराम प्रजापति की तरह ही मार दिया जाएगा। ये याचिका अदालत में अभी भी लंबित है। दिसंबर 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में रिजवाना ने कहा कि अक्टूबर से लगातार कई बार उसके पति को इस तरह की धमकियां दी जा चुकी थीं, और खास तौर पर यह कि उन्हें अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा जाएगा और उसके बाद अब भी उसे अजमेर से उदयपुर अदालत में पेशी के लिए लाया जाता है तो डर सताता है। और यह कहा जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों के जरिए या गैंग वॉर की आड़ में उसके साथ कोई घटना हो सकती है। इसी घटना से जुड़ी एक खबर कारवां मैगजीन में छापी गई, और इसमें लिखा गया कि इस मामले में राजस्थान के जेल महानिदेशक भूपेंद्र कुमार डाक ने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने यहां तक कह दिया कारवां मैगजीन से कि आजम खान में इतनी दिलचस्पी क्यों है कारवां मैगजीन को। खैर, इस मामले को समझने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़े बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है। इस पूरे घटना का बैकग्राउंड बड़ा अहम है। सीबीआई के विशेष अदालत के सामने खान ने गवाही दी, और उसकी गवाही के हिसाब से शेख, प्रजापति और खान सहयोगी थे और एक दूसरे को करीब 2002 से जानते थे। गवाही में खान ने बताया कि उसने उदयपुर में रहने के लिए जगह खोजने में मदद की थी, और शेख और कौसरबी की शादी की व्यवस्था भी उसने की थी, और इसकी वजह से शेख उसके करीब आ गया था, दोस्ती हो गई थी, एक दूसरे को वो जानने लगे थे। अपनी गवाही में आजम खान ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उसने कहा कि सोहराबुद्दीन ने उसे बताया था कि उसने 2 और लोग, जिसमें शाहिद रामपुरी और नईम खान नाम के लोग शामिल थे, इनके साथ मिलकर गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या की थी। खान ये बताता है कि शेख की ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि मुझे दुख हुआ, और उसने सोहराबुद्दीन से कहा कि उसने एक अच्छे इंसान को मार डाला। इसके बाद सोहराबुद्दीन ने यह भी बताया खान को कि हत्या का यह ठेका वंजारा ने उसे दिया था। डीजी वंजारा, वही जिसके बारे में मैंने आपको एक कार्यक्रम में बताया भी था। डीजी वंजारा बहुत चर्चित रहे। पंड्या की हत्या के शुरुआती महीनों में गुजरात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी डीजी वंजारा ने मामले को लेकर अपराध शाखा की जांच का नेतृत्व किया था। वो इसके हेड थे, और बाद में मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। ये पूरा शेख, कौसरबी और प्रजापति की जो कथित हत्याएं हुई, न्यायोत्तर हत्याएं हुई, इसकी एजेंसी की जांच हुई, और प्रमुख रूप से वंजारा को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया, और ये दिखाया गया कि इन्होंने इसमें किरदार निभाया। खान की गवाही ने पंड्या की मौत की आधिकारिक रिपोर्ट की सत्यता के बारे में परेशान करने वाले सवाल उठाए, जिसे जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा।
इसके हिसाब से हत्या हिंदुओं में आतंक फैलाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थी और ये कड़ियां बहुत उलझती जा रही थी, क्योंकि पांड्या बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेंबर भी थे, जिनकी लाश 26 मार्च 2003 की सुबह उनकी एक कार में मिली थी। पंड्या के पिता का मानना था कि हत्या एक राजनीतिक हत्या थी और वो ये चाहते थे कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अभी प्रधानमंत्री हैं, इस मामले की जांच करें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका भी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था उस वक्त। और इसके बाद गुजरात में खूब खलबली भी मची थी और फिर से नवंबर 2005 में शेख कौसरबी और प्रजापति बस से जब हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली जा रहे थे, तब सीबीआई की चार्जशीट के हिसाब से पुलिस अधिकारियों ने रास्ते में उन्हें रोका। शेख और कौसरबी को आखिरकार गांधीनगर के पास एक फार्म हाउस में ले जाया गया, जहां उन्हें मार दिया गया। ये चार्जशीट में लिखा हुआ है। सीबीआई ने गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पुलिसकर्मियों पर साजिश में शामिल होने और उसे अंजाम देने का तक आरोप लगाया था अपनी चार्जशीट में। शेख की हत्या की खबर सामने आने के तुरंत बाद गुजरात पुलिस ने कथित तौर पर दावा किया था कि वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था और कथित तौर पर मोदी की हत्या की साजिश वो रच रहा था। ये पुलिस ने कहा, गुजरात की पुलिस ने यह भी दावा किया कि अधिकारियों ने शेख को मार डाला, क्योंकि जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने उन पर गोली चला दी, यानी सोहराबुद्दीन शेख ने। इस मामले में सीबीआई के एक आरोप पत्र के हिसाब से शेख और कौसरबी के साथ बस से उतरे प्रजापति उनके अपहरण के गवाह थे और इसके बाद दिसंबर 2006 में प्रजापति का डर सच निकला और वो अहमदाबाद में अदालत की सुनवाई से उदयपुर लौट रहे थे, जब तब उनके साथ पुलिस भी थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वो कथित रूप से उनकी हिरासत से भागने की कोशिश कर रहे थे और भाग गए और इस वजह से उन्हें घातक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी जांच में सीबीआई ने एक भयावह साजिश का आरोप लगाया था और जिसकी जड़ें एक अपराधी राजनीतिज्ञ पुलिस गठजोड़ द्वारा चलाए जाने वाले जबरन वसूली रैकेट में थी, जिसमें शेख और प्रजापति हिस्सेदार थे। आखिरकार ब्यूरो ने गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह को रैकेट और उसके बाद की हत्याओं के मुख्य साजिशकर्ता में से एक के रूप में नामित किया था। इस मामले से जुड़ी चार्जशीट में बंजारा, उस वक्त राजस्थान के कनिष्ठ गृह मंत्री गुलाब चंद्र कटारिया और उदयपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक यानी एसपी दिनेश एमएन समेत कई दूसरे पुलिस अधिकारियों के नाम इसमें शामिल किए गए थे। अब फिर से आते हैं आजम खान पर, क्योंकि जब प्रजापति को उदयपुर सेंट्रल जेल से ले जाया गया था, उस वक्त खान, जिसे महीनों पहले प्रजापति द्वारा की गई हत्याओं के मामले में गिरफ्तार किया गया था, उसको भी वही कैद किया गया था। शेख, खान और प्रजापति समेत हत्या के सभी आरोपियों को बाद में बरी कर दिया गया। खान ने अपनी गवाही में यह बताया कि तुलसीराम मुझसे मिला था, ये उसके शब्द हैं। उसमें था कि तुलसीराम मुझसे मिला था और वो ये कहते हुए रोने लगा कि सोहराबुद्दीन और कौसरबी को उसकी गलती की वजह से मार गिराया गया। उसने प्रजापति को यह बताते हुए याद किया कि बंजारा और गुजरात पुलिस के जो दूसरे अधिकारी हैं, उन्होंने शेख को झूठे बहाने से पकड़ने में प्रजापति का सहयोग लिया था, उसकी मदद ली थी। उन्होंने प्रजापति को यह आश्वासन दिया था, इस बात को लेकर आश्वस्त किया था कि शेख को केवल कुछ महीनों के लिए ही गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दबाव था, और फिर उसको छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। सीबीआई ये कहती है कि प्रजापति की हत्या से पहले के महीनों में राजस्थान और गुजरात पुलिस के अधिकारियों ने संभावित रूप से उन्हें और खान को निशाना बनाने की कई बार कोशिश की। जब वो एक मामले के संबंध में अदालत में पेश होने के लिए गुजरात गए थे, तब इन पुलिस अधिकारियों में दिनेश एमएन समेत कई शेख और कौसरबी की कथित 69 हत्याओं के आरोपी थे। अब खान को भी वही डर सता रहा है जो इन लोगों के साथ हुआ, जो प्रजापति को सता रहा था, वही खान को भी लग रहा है, क्योंकि 28 दिसंबर को प्रजापति की हत्या कर दी गई। उसके बाद में अपनी गवाही में खान ने 23 या 24 दिसंबर को जेल में प्रजापति के साथ अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में भी बताया था। 19 दिसंबर 2018 को सीबीआई अदालत के सामने खान की गवाही के 1 महीने से ज्यादा समय बाद और अदालत के फैसले से कुछ ही दिन पहले उन्होंने फिर से जांच करने की मांग की और अदालत को दिए एक आवेदन में, बाकायदा आवेदन दिया गया, उसने कहा कि उसकी गवाही अधूरी थी क्योंकि उसने गवाही से पहले के दिनों में उदयपुर पुलिस कर्मियों के हाथों लगभग 20 दिनों तक यातनाएं झेली थी, सजा झेली थी। खान ने दावा किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज उसके बयान को सरकारी वकील ने सबूत के तौर पर पेश नहीं किया। पुलिस को दिए गए बयानों के उलट धारा 164 के तहत दिए गए बयान सबूत के तौर पर स्वीकार्य हैं।
आवेदन के हिसाब से जो खान ने दिया, उसके हिसाब से उसके बयान से जो विवरण छूट गए थे उनमें यह तथ्य शामिल था कि 2010 में उसे गुजरात पुलिस के अधिकारियों ने धमकी दी थी और एक झूठा हलफनामा देने के लिए अवैध रूप से हिरासत में लिया था। उसे यह लिखने के लिए मजबूर किया गया गुजरात पुलिस के द्वारा कि सीबीआई ने उसे झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया था, यानी सीबीआई को गलत साबित करने के लिए। खान ने कहा कि उसे अहमदाबाद के एक होटल में जाने के लिए मजबूर किया गया और वहां ले जाने वाले लोगों में से एक ने उससे कहा कि अदालत में हमारे अभय चुडासमा सर के खिलाफ बयान देकर तुमने जो किया वो सही नहीं था। तुम सोच भी नहीं सकते कि अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। शेख और कौसरबी की जो हत्याएं हुई उस समय चुडासमा गुजरात पुलिस के उपायुक्त और सीबीआई मामले में एक आरोपी थे। खान ने अपने बयान में कहा कि उसे यह भी बताया गया था कि अमित शाह को 27 सितंबर 2010 तक जमानत मिल रही है। हमने उससे पूरी बातचीत की है, हम उन्हें यहां एक फ्लैट दिलवा देंगे और तुम जो भी कारोबार कहोगे वो तुम्हें करवा देंगे, कारोबार तुम्हारा एस्टेब्लिश करा देंगे। ये उनको लालच दिया गया। मामले से संबंधित सीबीआई की एक चार्जशीट में यह भी कहा गया कि इसकी जांच से पता चला है कि शाह और चुडासमा ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए गुजरात पुलिस के कुछ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण सबूत नष्ट कर दिए और कानून के अभियुक्तों को बचाने के लिए साजिश रची। खान का अपहरण भी इस वक्त साजिश का हिस्सा था। ब्यूरो ने यह भी पाया कि झूठा हलफनामा दायर करके खान को, यानी आजम खान को, आरोपी अमित शाह को जमानत दिलाने में मदद करने के उद्देश्य से अपने बयान से पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बीच में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे खान को डराया गया, धमकाया गया। 6 अक्टूबर का एक वाकया है। 6 अक्टूबर को रिजवाना यानी खान की बीवी ने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को धमकियों के बारे में बताया और इस चिट्ठी की जो एक प्रतिलिपि थी वो राजस्थान हाईकोर्ट को भी भेजी गई। उनके मुख्य न्यायाधीश उस वक्त प्रदीप नंद्रा जोग थे और बॉम्बे हाईकोर्ट को भी भेजी गई। उस वक्त मुख्य न्यायाधीश नरेश हरिश्चंद्र पाटिल थे। इन तीनों को यह चिट्ठी भेजी गई। इस पत्र में रिजवाना ने यह आरोप लगाया कि कार में बैठे व्यक्ति ने उसे आजम को न्यायमूर्ति लोया का उदाहरण देने के लिए कहा कि जब लोया ने उनके निर्देश का पालन नहीं किया तो उन्होंने लोया के साथ क्या किया। न्यायोत्तर हत्याओं से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत की अध्यक्षता करने वाले बीएच लोया की 2014 में 30 नवंबर और 1 दिसंबर की दरमियानी रात रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। रिजवाना ने एनएचआरसी और राष्ट्रीय महिला आयोग को भी एक चिट्ठी लिखी और उसमें अपने बारे में कई सारी बातें बताई। खान जब जमानत पर जेल से बाहर था उस वक्त उसे 12 अक्टूबर को उदयपुर पुलिस की एक स्पेशल शाखा द्वारा दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। खान के आवेदन में आरोप लगाया कि उसे उदयपुर के भोपालपुरा थाने लाया गया उस वक्त, और रिजवाना को अगले दिन इस बारे में पता चला जब वो इसकी तलाश में निकली और भटकती रही। अर्जी के मुताबिक जब वो थाने पहुंची तो उसे खान से बात नहीं करने दी, मिलने नहीं दिया गया, डराया गया और इसके बीच भी बहुत कुछ हुआ है जिस पर सवाल खड़े हुए बाद में। लेकिन खान को उदयपुर से अजमेर शिफ्ट करने की गुत्थी एक बार फिर से उलझ गई जो मई में हुआ। उदयपुर सेंट्रल जेल में खान और दूसरे कैदियों के साथ वो एक सेल में रहता था, लेकिन अजमेर में वो हाई सिक्योरिटी जेल में अपने सेल में अकेले रहता है। इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। क्या आजम खान को भी प्रजापति की तरह रास्ते से हटाने की कोशिश हो रही है या फिर इस मामले में अभी और कुछ उलझना बाकी है? क्योंकि आजम खान की गवाही बहुत मायने रखती है और अभी चूंकि उस वक्त के जब राज्य गृह मंत्री थे अमित शाह, वो इस मामले में फंसे, आज वो देश के गृह मंत्री हैं और इस पूरे मामले में अब आजम खान इकलौता ऐसा शख्स है जिसके बयान बहुत मायने रखते हैं। क्या उसको भी जान का खतरा है और अगर है तो क्यों है? उसको उदयपुर से अजमेर क्यों शिफ्ट किया गया? क्या इस मामले में, क्या जो कुछ भी उस वक्त गुजरात में हो रहा था 2002 के बाद, क्या इस मामले में अभी और भी कई सारे राज हैं जिनको बाहर आना बाकी है? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए मेरा ये खास कार्यक्रम पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।